निवेदन मेरा है, आप में खेती बाड़ी कितने लोग करते हैं वो हाथ खड़ा करो। वाह भाई वाह, आप तो सारे किसान भाई, आपका विशेष अभिनंदन, स्वागत। अब अगली बात प्राकृतिक खेती की मैं करता हूं आपके बीच में। कुरुक्षेत्र की एक दानी दाता ने दान दी थी, लोगों ने वहां की कर्तव्यहीनता से कब्जे कर लिए। वो जमीन लठ भी बजाए, जेल में भी गए, सारे काम हुए, लेकिन हमने सारी छुड़ा दी वहां, और सारी छुड़ा कर वो आर्य प्रतिनिधि सभा का गुरुकुल उसके नाम कर दी। आज 180 किले जमीन हमारे पास में गुरुकुल की है। अब उसमें जो मैं खेती करवाने लगा, जैसे आप करते वैसे ही मैं कराता था। यूरिया डीएपी जंतुनाशक, यूरिया डीएपी जंतुनाशक। तो हमने धान लगाई, तो एक दिन एक धान में वो पेस्टिसाइड का स्प्रे कर रहा था, जंतुनाशक दवाई का, हमारा कर्मचारी। और दूसरा भागा हुआ है, उसने कहा जी वो तो बेहोश होकर उस पर गिर गया, खेत में मरेगा। हम दौड़े गए, उसका दवाई चढ़ गई, उसको लेकर हम अस्पताल गए। 3 दिन में बेचारे की जिंदगी तो बचाई। पर मेरे दिमाग में एक बात आई, ये ध्यान से सुनने की बात है। मैं प्राकृतिक खेती की ओर कैसे बढ़ा? प्राकृतिक चिकित्सा की ओर तो बीमारी के कारण बढ़ा, और प्राकृतिक खेती की ओर मैं इस घटना से बढ़ा। मैंने विचार किया, इस खेती में काम करने वाले मजदूर बेचारे ने ना तो ये दवाई खाई ना पी, और सूंघने से ही बेहोश हो गया। तू तो इस सारी खेती में जहर डलवा के इन बच्चों को खिलाता जो गुरुकुल में पढ़ते। जिस माँ बाप ने एक एक दो दो बच्चा वो भी मेरे को सौंप दिया, और मैं जो इनको गेहूं चावल दाल सब्जी खेत में पैदा करता हूँ, उसमें इतना जहर डलवाता हूँ, और वो जहर वाला खाना इन बच्चों को देता हूँ, ये बहुत बड़ा पाप है। और अब मैं खेती नहीं करूँगा, ये जहर वाली खेती छोड़ूंगा। ये घटना आज से लगभग 10 साल पहले की है, और मैंने एकदम ये यूरिया डीएपी जंतुनाशक डालनी बंद करके, और जैविक खेती का प्रचार था वो मैंने शुरू की। मैं कृषि वैज्ञानिक के पास गया, डॉक्टर हरिओम उनका नाम, और वो वहीं कृषि विज्ञान केंद्र के मुखिया थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं रासायनिक खेती छोड़ूंगा, क्या करोगे? मैं कहा जो इसका विकल्प है वो बता। उसने कहा जैविक खेती इसका विकल्प है। तो मैंने वो ट्रेनिंग ली, खड्डे बनाए, उसमें गोबर डाला, उसमें केचुआ जो डाला जाता हो बाहर के देश का, वो खरीद कर डाला जाता हो केचुआ, वो करया। 5 किले से मैंने शुरू की। पहले साल कुछ नहीं मिला मेरे को, सब कीट पतंग खा गए। दूसरे साल हिम्मत की 51% मिला, तीसरे साल की वो 80% तक मिला। मेरे दिमाग में एक बात आई, सुनो ध्यान से बात के किसान भाइयों। मैंने कहा गुरुकुल में तेरे पास तो 180 किले जमीन है, जिस किसान पे है ही 2-4 किले जमीन, वही जैविक खेती न करेगा तो उसके तो बालक भूखे मरेंगे भाई। पहले साल कुछ मिला नहीं, ना तो मेरी मेहनत कम हुई, ना मेरी लागत कम हुई, और उत्पादन इसमें नहीं, काय का खेता है ये जैविक, ये कुछ नहीं। और मैं फिर गया दोबारा उसी कृषि वैज्ञानिक पे। मैंने कहा डॉक्टर साहब तेरी खेती करते 3 साल हो गए, जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग, और ये फल मिला है। तो कृषि वैज्ञानिक मैं तो कह रहा था इसमें है ही कुछ नहीं, यूरिया डीएपी वाली कर, और कुछ नहीं इसमें, गोबर गौमूत्र में कुछ नहीं मिलने वाला, ये बोले वो मेरे को। मैं भी सोचा हाँ वापस करो या थोड़ा कम डाल कर करो, ये सोच ही रहा था। इस बीच में मेरे प्राकृतिक खेती से संपर्क हुआ, जो जीरो बजट के नाम से भी जानते थे। प्राकृतिक खेती से मेरा संपर्क हुआ। ये क्या है? वह खेती करने से पहले मैंने उसी कृषि वैज्ञानिक से पूछा, इसमें आप वाली जैविक खेती में उत्पादन क्यों नहीं मिलता? तो उसने मेरे को
2 किताबें दी कृषि वैज्ञानिकों की लिखी हुई। एक थी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के वैज्ञानिक की। उसमें क्या लिखा था, जैविक खेती क्या, पहले इसको समझो आप। उसमें लिखा था कि भारत देश में लोगों का पेट भरने के लिए 2 फसल सबसे बड़ी ज्यादा प्रयोग होती है, गेहूं और चावल। यही खाते हैं ना हम सारे लोग, गेहूं और चावल। और गेहूं चावल 1 किले में पूरी फसल लेनी है तो 1 किले में 60 किलो नाइट्रोजन चाहिए। अब बोलना मेरे पीछे भाई, मेरी क्लास में कितना चाहिए? 60 किलो। अब यूरिया डीएपी से खेती करनी है तो कोई दिक्कत नहीं, बाजार में जाओ, यूरिया डीएपी 2-2 महीने के गैप से 60 किलो डाल दो, पैदावार पूरी मिल जाएगी। नुकसान जो कुछ होगा उसकी बात नहीं मैं कह रहा, केवल उत्पादन की हो गया काम। अब जैविक खेती में 60 किलो नाइट्रोजन कैसे पूरा करना है, किसान भाइयों ध्यान करो। 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन है और हमने कितना चाहिए? 60 किलो। तो इसका मतलब 1 किले में 300 क्विंटल गोबर की खाद पड़ेगी तो 60 किलो नाइट्रोजन होगा। अब आप सब किसान बैठे हो, क्या आज देश में इतना पशुधन बचा है कि जो प्रति एकड़ 300 क्विंटल गोबर की खाद डाल सके? और कोई डालने भी तो कितने पशु चाहिए भाई? 300 क्विंटल गोबर के लिए कम से कम 30-40 पशु चाहिए। अब किला 1 पशु पालने पड़ जाए 40 तो घर के बालक पड़ेंगे, पशु पड़ेंगे 1 किले में। इसका नाम है जैविक खेती, यह है ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगली बात, उन वैज्ञानिकों ने अगली बात लिखी थी उस किताब में कि आप 300 क्विंटल गोबर की खाद डालकर 60 किलो नाइट्रोजन पूरा नहीं कर सकते तो यही काम 150 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट में हो जाएगा। वर्मी कंपोस्ट किसने कहे? जो विदेशी केचुए का खाया हुआ गोबर है ना, उसने वर्मी कंपोस्ट बोलना। वो 150 क्विंटल डाल दोगे तो भी 60 किलो नाइट्रोजन पूरा होगा। अब मैंने विचार किया कि भाई 40 पशु की जगह इसमें 20 पशु चाहिएंगे। 150 क्विंटल के लिए भी तो 20 पशु चाहिए, तो 1 किले में 20 पशु पड़ सकते हैं क्या? और कुणबा कैसे पड़ेगा? ये है जैविक खेती। फिर अगली बात, तुम सारे किसान बैठे हो, इतना गोबर की खाद जिस खेत में पड़ेगी उसके खरपतवार ने कोई खत्म कर सके? सारा दिन खुरपा लेकर बैठे रही हो, वो नहीं निकल के दे, उसमें सारी लेबर वो खत्म हो जाएगी। अगली बात, धरती में 2 प्रकार के कीट होते हैं, कि मित्र कीट और एक शत्रु कीट। जो शत्रु कीट है ना, उनके खुराक मित्र कीट से दुगनी होती है। जब इतना गोबर उनको खाने में मिलेगा तो शत्रु कीट बढ़ जाएंगे, वो मित्र न खा जाएंगे तो खेत की बीमारी नहीं खत्म हो सकती। इसका नाम है जैविक खेती। समझ में आई बात? तो ये जो जैविक खेती प्रदेश सरकारें और भारत सरकार पिछले 40 साल से चला रही है, ये लोकप्रिय हुई नहीं, कोई मॉडल बने नहीं, किसी ने अपनाई नहीं। लोग सब डरते हैं भाई उत्पादन घट जाएगा, इसको नहीं करेंगे। ये सच्ची बात है। तो ये मैंने की और ये कामयाब नहीं हुई। अब जैविक खेती को समझ गया कि नहीं? बोलो भाई, ये है जैविक खेती। कोई नहीं करता ना थारे में। करते क्यों नहीं? क्योंकि पैदावार पूरी नहीं मिलती। अच्छा ही मैं प्राकृतिक खेती की बात करूंगा। दुर्भाग्य ये है कि इस